आज की इस FB लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का मैं संदेश न्याय धर्म सभा और उसके सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में मैं प्रणाम करता हूँ गुरु जी को और आपका भी स्वागत करता हूँ गुरु जी। इस FB लाइव कार्यक्रम में हम लोग हर बार गुरु जी से कोई ना कोई जिज्ञासा प्रस्तुत करके उसका उत्तर के रूप में समाधान प्राप्त करते हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहा करें और इस कोई प्रश्न आपके अंदर उठता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए। मुझे प्रणाम करता हूँ आपको सर्वप्रथम। आज हम लोग एक विशेष जो ज्वलंत अभी वर्तमान में चल रहा है प्रश्न, उसके विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। विनय झुरेले जी जो न्याय धर्म सभा के कार्यकर्ता हैं जबलपुर से, मध्य प्रदेश से, उन्होंने पूछा है कि अभी जो वर्तमान में एक देश एक चुनाव यानी एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बहुत छाया हुआ है और इससे अनेक दल थोड़े से कुछ ज़्यादा डरे हुए हैं। खासतौर पर विपक्षी दल देखने में ये आ रहा है। तो हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस वन नेशन वन इलेक्शन का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा। साथ में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो न्याय धर्म सभा की ओर से आपके द्वारा सृजित प्रस्ताव है डिजिटल वोटिंग सिस्टम DVS, उसकी क्या भूमिका इस वन नेशन वन इलेक्शन में हो सकेगी और वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ तक देश के लिए बेहतर और फायदेमंद कारगर सिद्ध हो सकेगा, ये बात हम लोग आपसे आज जानने के इच्छुक हैं। बिल्कुल, वर्तमान में अभी राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा है। इसमें अलग अलग विचारधाराओं को लेकर अनेक प्रकार के राजनीतिक दल बन गए हैं। उनमें ज़्यादातर क्षेत्रवादी हैं, जातिवादी हैं और कुछ उनमें कम्युनिस्ट हैं, तो कुछ अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, कुछ सांप्रदायिक मामले को लेके जी रहे हैं, कुछ अपने को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की बातों को लेके वे लोग सक्रिय हैं और देखने में आता है कि वो जिन बातों का विरोध कर रहे होते हैं उन्हीं के पक्ष में ही वो सारा काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई भ्रष्टाचार विरोध में आया है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला के आया है, तो बाद में पता चलता है कि वो केवल राजनीति में प्रवेश के लिए भ्रष्टाचार का आंदोलन चला रहा था, काला धन पकड़ने का आंदोलन चला रहा था, कोई महंगाई का विरोध करके ग्राउंड बना रहा था। जब वहां पहुंचता है तो उसी महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देता है कई गुना। बहुत हुई महंगाई की मार, अब होगी नई सरकार, अब दूसरी सरकार ले आए तो उसने महंगाई की मार का नारा दिया और आके महंगाई 4 गुना बढ़ा दी। लोगों ने सोचा 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, तेल 4 गुना होके 110 120 पहुंच गया। सिलेंडर 300 से 1200 पहुंच गया। अब नारा यही था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब लाओ भाजपा सरकार, मोदी सरकार। तो आम जनता को जो ये नारा लेके आते हैं, दरअसल उसी को और ज्यादा अंजाम देने के लिए आते हैं। जैसे बहुजन समाज
को लेके एक पार्टी बनी बसपा। अब उस 80 से करते करते कि इनका हित कोई नहीं करता, बहुजन समाज जो है वो 85% है, इसके हितों के लिए कोई दल काम नहीं करता, ना कांग्रेस काम करती, ना जनता पार्टी काम करती, ना कम्युनिस्ट काम करते, इसलिए एक अलग दल बना ली। जो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे, भाजपा को वोट दे रहे थे या कम्युनिस्टों को वोट दे रहे थे, जिस किसी को दे रहे थे, वो जात के आधार पर उसमें संगठित हो गए और उनको वोट देंगे। फिर उनकी सरकार आ गई। दलित जहां था वहीं खड़ा है। दलित को तब भी शिक्षा नहीं मिल रही थी और तब भी रोजगार नहीं मिल रहा था, अब भी शिक्षा नहीं मिल रही है और अब भी रोजगार नहीं मिल रहा है। बसपा आई, बसपा गई। फिर समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो बसपा वाले हित नहीं कर रहे हैं, हमारा कांग्रेस हित नहीं कर रही, भाजपा हित नहीं कर रही, तो उन्होंने अपना वैसा ग्राउंड बना लिया। बोले हम समाजवादी, तो अपना ओबीसी वालों की एक नई पार्टी बना ली उन्होंने और वो खड़े हो गए। ओबीसी वालों को समझ में नहीं आया कि वो जहां के तहां वोट भी दिए, सघन भी हो गए, संगठित हो गए, एकता में बल है, सब आ गया, पूरा बल इकट्ठा हो गया, फिर भी उनका हित नहीं हुआ, तो फिर वो परेशान हुए, फिर उन्होंने उनको वोट देना बंद कर दिया। तो आप देखते हैं कि जो ओबीसी वाली पार्टियां थी वो भी बाहर कर दी सत्ता से। अब उन्हीं लोगों ने बाहर कर दी जिन्होंने सत्ता उनको दी थी। बसपा को देखा, बहुजन समाज इकट्ठा हुआ, वोट दिया, 3-4 बार वोट दिया, वो बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, वो लोग सब पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्यमंत्री बन गए। फिर भी बात ज्यों की त्यों। बिहार में बोले सब वो कांग्रेस गलत है, दूसरी पार्टी सब गलत है, वहां अपनी छोटी जात का कोई काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा हमारा ओबीसी वालों का बनेगा, बना लिया है। वहां भी अपना एक 5 ओबीसी था, संगठित हो गए, संगठित होकर उन्होंने लालू की सरकार बना ली। वो कई साल सत्ता में रहे। फिर लोग देखे कि ओबीसी तो जहां के तहां है, सरकार सत्ता में आ जाती है, सरकार में बैठे हुए कुछ लोग सब हजारों करोड़ के मालिक हो जाते हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके सब की आ जाती हैं, और जनता जहां की तहां रहती है। उसको शिक्षा और रोजगार तब भी नहीं मिलता था, शिक्षा और रोजगार अब भी नहीं मिलता। ऐसे ही सब लोग मिलके संगठित होके इकट्ठे हो गए, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब लोग इकट्ठे हो जाओ, और ये अंग्रेज जो है केवल दुश्मन एक सबका ईसाई, बोले अंग्रेज को खदेड़ हुई, ईसाई लोग आ गए हैं, इसलिए मुसलमान और हिंदुओं का हित नहीं हो रहा है, तो भाई लोग मिल जाओ। तो अपना इधर से अशफाक उल्ला भी आ गए, उधर से गांधी जी आ गए, सरदार भगत सिंह आ गए, सब लोग दौड़ा के उन्हें खदेड़ दिया। वो गए, फिर उनके आदमियों ने कांग्रेस नाम की पार्टी बना ली, है ना, अब देश का हित होगा। अंग्रेज भी शिक्षा और रोजगार नहीं देते थे, अब भी वो शिक्षा और रोजगार 70 साल नहीं दिए। कोई कहेगा इतने सारे लोग, इनको शिक्षा कैसे दी जा सकती है, इनको रोजगार कैसे दिया जा सकता है ना। शिक्षा भी शून्य प्राय खर्चे पे सबको दी जा सकती है। अब आजकल तो ऑनलाइन सुविधा है, तो घर बैठे ही पढ़ लो, घर बैठे, केवल आपको अनुमति ही देने की जरूरत है, शिक्षा तो खुद ही प्राप्त कर लेंगे, अनुमति नहीं पढ़ने की। लोग कहते हैं संवैधानिक अनुमति है पढ़ना, ना एक एक स्कूल सब एक एक बाल गिने हुए हैं, तुम्हारे पढ़ सकते ही नहीं।
संविधान में कहते हो बाबा साहब ने सब दे दिया शिक्षा का, तो पढ़ा है निर्माण पढ़ता है। जब बाबा साहब दे ही दिए तो छीना कैसे 70 साल से तुम्हारे? चिल्ला रहा है बहुजन समाज, क्या बाबा साहब ने हमको सब दे दिया, अब भूख मर रहे, वही गरीबी, वही भूखमरी, वही अनपढ़ गंवार सब टहल रहे, तन पे कपड़े नहीं। हाँ, 5% के पास अंग्रेजों के टाइम पर भी कपड़ा था, खाना था, मकान था, शिक्षा थी, मोटे मोटे विद्यालय थे। आज से 2500 साल पहले भी नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय होने की खबर है, मिल गए हैं, उनका सांचा ढांचा निकल आया है, तब भी 5% शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अब कोई ये ना कहे कि वो किन्हीं पंडितों ठाकुरों के थे, नहीं, राज्य ही वहां पे मौर्य वंशियों का था, जो आज SC ST में है। तो वो सारे विद्यालय उन्होंने अपने टॉप 5% लोगों के लिए था, नीचे वालों को तो घुसने की जगह नहीं। ये अनेक मामले को लेके, जाति के मामले को लेके, कोई संप्रदाय के मामले को लेके, कोई धर्म के मामले को लेके, कोई और किसी बवाल के मामलों पे खड़ा हुआ चला जा रहा है। अनेक दल बन गए, अनेक पार्टियां बन गई। अभी देखा आपने 2 फांक हो गए हैं, NDA और इंडिया, 26 दल इकट्ठे हो गए उसमें, अब कोई कह रहा 28 हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। अब सब इकट्ठे हो गए, काहे डर के मारे कि CBI पीछे पड़ी, ED पीछे पड़ी, जल्दी बचाओ, क्योंकि सब लाइन से जेल जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी चले गए, छूटने का नाम नहीं ले रहे। अब कहीं न केजरीवाल भी जाएंगे तो बेचारे दौड़ के वो भी घुस गए उसी कुनबे में, इज्जत बचाओ आंदोलन के तहत वो सब उसमें घुस गए। अब वहां घुस के उन्होंने एक बना लिया अपना इंडिया, कहीं अब सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, तब जो है भाजपा को हरा देंगे। भाजपा वाले अपना दांव खेल रहे हैं, उन्होंने कहा भाई 1 नेशन और 1 इलेक्शन होगा। काहे होगा? इसलिए कि ये सब अगर इकट्ठे हो गए तो ये तो पता है कि अगर ये इकट्ठे लड़ गए तो पक्का समझ लो कि 4 सीटें भाजपा की नहीं आएंगी। एक ही तरीका है 1 नेशन 1 इलेक्शन। कैसे? कि लोकसभा और स्टेट असेंबली, विधानसभा, इसके चुनाव इकट्ठे करना। अब क्या होगा? वो जो जात बिरादरी पे इकट्ठे हुए पार्टियां हैं वो सब लोकल हैं, स्टेट लेवल की हैं, तो अपना स्टेट लेवल का जब प्रचार करेंगे तो अपना प्रचार करेंगे। वो अगर उन्होंने कहा कि भाई एक दल है हमारा और उसका प्रचार होगा, और इनका नेता जो खड़ा होगा उसका प्रचार करेंगे, पंजाब वाले का, तो फिर उनका तो दल ही साफ हो जाएगा स्टेट से। पंजा का कर दिया प्रचार उनने, वोट सब पंजाब पड़ गए और पंजे वाले की सरकार बन गई। कहीं कांग्रेस, तो उनका जनाधार ही हिल जाएगा। अगर ये 26 दल इकट्ठा लड़ते हैं तो जनाधार उनका स्टेट में खत्म हो जाएगा, और स्टेट में वो पार्टियां खत्म हो जाएंगी, केवल बचेंगी 2 पार्टियां, एक भाजपा एक कांग्रेस। और AP का भी कोई कैरियर नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा इनके आंधी में। अब वो क्या कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता का को छोड़ेंगे, खाल हंगामा करेंगे, नौटंकी करेंगे। कोई मुसलमानों का मसीहा बनेगा तो कोई हिंदुओं का मसीहा बनेगा, ऐसे करेंगे। अगर वो सारे 26 दल इकट्ठे लड़ जाते हैं तो ये बात भाजपा को भी पता है, क्या 4 सीट वहीं 87 में पहुंचेंगे। अगर ये एकजुट रहे तो इनको 87 में पहुंचा देंगे। 2 सीटें फिर से वही इक्का दुक्का सीटें, तो भाजपा कम से कम 40 साल पीछे चली जाएगी। इसलिए 1 नेशन और 1 इलेक्शन जरूरी है।
और ऐसा नहीं है कि ये बात इनको अभी ज्ञान में आ गई है, ये बात पहले से ही पता थी। भाजपा को ये बात पहले से ही पता है और ये 10-20 साल पहले से पता है कि अगर कभी भी सारे एकजुट हो जाएंगे तो इनका केवल सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग का जो प्रचार है वो ज्यादा सिक्का चलेगा नहीं। ये सिक्का तभी चलेगा जब वो डिवाइडेड रहेंगे। तो राजनीति कहती है डिवाइड एंड रूल। उन पार्टियों दलों को अलग करो। अब अलग कैसे होंगे? अब भाई जब एक ही इलेक्शन होगा तो सब कहेंगे हम तो भाई अपना अपना प्रचार करेंगे, तो नहीं तो हमारा जनाधार ही प्रदेश में नहीं रहेगा, तो हमारी सरकार ही खत्म हो जाएगी। और सरकार हटी और सबके जेल जाने का रास्ता खुला। तो बेचारे सारे नेता डर के मारे एक पार्टी बना लेंगे। एक ने हमारे पास भी फोन किया, बोला कि न्याय धर्म सभा को भी उसी गठबंधन में ले लो। कौन से में? उन्हीं का डिग्गा बजवाओ, क्योंकि भाजपा तो कुछ देगी नहीं शिक्षा रोजगार। बहुत अच्छा है। अगर मान लो भाजपा को हटाया जाता है तो इस देश का इस्लामीकरण होना तय है, या ईसाईकरण हो जाएगा, या सिखीकरण हो जाएगा, या बौद्धीकरण हो जाएगा। तो क्या ये जो बाहर इस्लामिक देश हैं वहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आजू बाजू देख लो, बांग्लादेश, क्या वहां पर सब सुख शांति है? क्या सबको वहां शिक्षा प्राप्त है? नहीं, महिलाएं तक फाइट कर रही शिक्षा के लिए, नहीं मिल रहा है। अब बताओ, तो जब वहां भी शिक्षा रोजगार, समस्या मूल ये दो ही है। ऋषियों ने अनादिकाल से इस बात को देख लिया था कि मानव की दो ही जरूरत है। जरूरत तो जीवन यापन के लिए एक ही है, रोजगार की, आर्थिक संसाधन की। उस आर्थिक संसाधन का वितरण में परेशानी आती है, तो क्योंकि मनुष्य जो है विकास यात्रा की दृष्टि से 5 जन्म है, 5 प्रकार की जनता है। तो 5 प्रकार का है, तो संसाधन भी 5 ही प्रकार के हैं। वन संपदा, कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा और दिव्य संपदा। दिव्य संपदा कहते हैं मठ, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद या इनसे संबंधित अन्य संस्थाएं। ये जितनी भी डिवाइन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें भी एक भारी संपदा होती है। तो ये कुल मिला के वन संपदा से दिव्य संपदा तक 5 संपदाएं हैं। इन 5 का वितरण करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए उन्होंने कहा एक वरीयता क्रम तय कर दो, नहीं तो जातीयता क्रम के द्वारा जंगल राज आ जाएगा। तो उन्होंने, ऋषियों ने वर्ण व्यवस्था कायम की ताकि जाति व्यवस्था का समाधान कर सकें, उसकी परेशानियों से, उसके जंगल राज से मुक्त हो सकें। तो उस जातिवादी जंगल राज से बचने के लिए ऋषियों ने सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था दी। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था दी। पहले आश्रम में विद्यारंभ संस्कार करा के 25 साल तक सबको शिक्षा देंगे। दूसरे आश्रम में, आश्रम माने श्रम निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा। कोई ना सोचे आश्रम माने मठ होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता है विद्यार्थी जीवन 25 वर्षीय, जिसमें विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ सामाजिक स्तर पर। फिर गार्हस्थ आश्रम आता है, जिसमें विवाह संस्कार करके एक कार्यभार वहन करने के लिए विशेष रूप से माने उसकी गुणात्मक वरीयता के आधार वहां नियोजन कर दिया जाता है। तो 5 प्रकार की संपदाएं हैं, संसाधन है। तो वन संपदा, कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा और दिव्य संपदा। ये 5 संपदाओं को 5 जन्यता के अनुपात में, मानव जीवन के विकास यात्रा के अनुपात में, जो पशुवत रह जाते हैं उनको वन संपदा दे दो। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो जंगली रहते हैं, कहते हैं कमा के नहीं खाएंगे, टमाटर आलू नहीं उगाएंगे, अनाज नहीं उगाएंगे, ऐसे मछली पकड़ के खा लेंगे, जंगल के जानवर पकड़ के खा लेंगे। तो उनको कहा जाता है वन संपदा तुम्हारी, तुम जुटे रहो उसमें।
फिर जो कृषि कर्म करके कमा के खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मांसाहार से जिनको घृणा हो जाती है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत जानवर बना है, तो इस जंगली बहसीपन से बाहर निकल के कहते हैं कि अनाज उगा के खाएंगे, तो उनको किसान कहते हैं। तो वो किसान लोग अनाज आदि उगाने के लिए, सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर उगाने के लिए उनको किसानी की दी, और कहा जाता है कृषि संपदा तुम्हारी है, तुम इस पर बैठो, अपना कमा के खाओ, चोरी लूट छोड़ दो। तो जो चोरी लूट कर रहे हैं उनको वन संपदा दे दी जाती है, बिहड़ में कूद जाओ, वन तुम्हारा है, खाओ पियो चलो कूदो, जो भी उसमें फल मिलता है, वहां नदी में नहाओ, कोई तुमको पकड़ने नहीं आएगा, मारने पीटने नहीं आएगा। बस्ती में घुसोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए वहीं रहो। जेल कुछ नहीं, उनको वहीं छोड़ देना चाहिए। जेलें निरर्थक हैं। जेल तभी तक रहती है जब तक जातिवाद रहता है, और जेलों में जाके देखोगे तो उसमें सारी की सारी छोटी जातियां आपको बंद मिलेंगी। ना मानो तो सर्वे करके देखिए, वहां जब जाओगे तो आप फट पड़ जाओगे कि सारा नीचे का तबका उसमें बंद पड़ा हुआ है जेलों में। अगर उसको जेल खत्म नहीं करोगे तो जातिवाद खत्म नहीं होगा। अजातिवादी सरकार भी आगे जेल ही बनाती है। लालू यादव ने जिस जेल का उद्घाटन किया था, स्वयं आज उसी जेल में बंद रहे बीच में। क्यों? जो जिसके लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं गिरता है उसी गड्ढे में। तो जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, जब उसे ही गिरना है, तो प्रकृति का नियम है, लोग गलत रास्ते पर हैं खड्डा खोदने के, तो खोदेंगे और उसी में गिरते रहेंगे। सभी लोग इसी गड्ढे की जिंदगी को जी रहे हैं, दूसरों के लिए खोद रहे हैं, कब्र बना रहे हैं, और अपना उसी में धोखे से गिर जाते हैं। लोगों की शिक्षा छीननी है, रोजगार छीनना है, इसके लिए वो लगे हुए हैं। शिक्षा न छीनो ना रोजगार छीनो। यदि शिक्षा दे दोगे तो वो लोग सब शिक्षित हो जाएंगे। रोजगार, ये 5 जन का 5 रोजगार ज्यों का त्यों उनकी मिल्कियत में दे दिया जाए तो सारी कूटनीति समाप्त हो जाएगी, गड्ढा नीति समाप्त हो जाएगी। गड्ढा खोदना, गड्ढे में गिरना दोनों पक्षों के लिए बंद हो जाएगा। जेलें स्वतः समाप्त हो जाएंगी, बैंकिंग एक्ट समाप्त हो जाएगा, केवल मुद्रा प्रचालन केंद्र एक पर्याप्त होगा। सबको रोजगार आज दिया जा सकता है, सबको शिक्षा आज दी जा सकती है, इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं है। सरकार जब चाहे तो हमसे ये पॉलिसीज ले ले और तुरंत से शिक्षा रोजगार मिल जाएगा। पूरा का पूरा बजट वो की जाए, हवाई जहाजों में घूमे, नेता लोग सब एंजॉय करें, लेकिन 2 चीजों की ही मारामारी है, शिक्षा रोजगार। जैसे ही रेपो रेट हटा दोगे और मुद्रा का तरलीकृत रूप मिलने लगेगा, लोन की जगह लिक्विडिटी की नीति अपनाई जाएगी, उसी दिन पूरे देश में ना कहीं बेरोजगारी दिखेगी और ना कहीं गरीबी। एक ही दिन में यह मामला खत्म हो जाएगा। ना एक गरीब मिलेगा, ना एक बेरोजगार। आप ना मानो तो रेपो रेट हटवा के देखिए, बैंकिंग एक्ट खत्म करके देखो, केवल मुद्रा प्रचालन केंद्र आरबीआई का वहां छोड़ो और मुद्रा प्रचालन केंद्र में सबका खाता अनिवार्य कर दो। वहां से लोन की जगह लिक्विडिटी लेने की सुविधा दे दो। लिक्विडिटी कौन सी होती है कि आपके पास जो भी बाजार मूल्य वाली कोई संपदा है तो उसको आप वहां से लिक्विडाइज करा सकते हैं। उसके बदले में जो बाजार मूल्य के समकक्ष, उसमें सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन हटा के और आप लिक्विडिटी ले सकते हैं। उसके जरिए, वो लिक्विडिटी ही पूंजी होती है, तो उस पूंजी के जरिए आप कोई भी संसाधन परचेज कर सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, खेती की जमीन खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं, आप होटल बना सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पूंजी ही सब कुछ है। पूंजी मौद्रिक होती है हमेशा। मुद्रा प्रचालन केंद्र में मिलता है। प्रचालन केंद्र भारत का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अगर ये रेपो रेट 0 कर देती है, जो कि एक अवैध
इम्प्लीमेंटेशन है, अनावश्यक है, उसकी कोई वैधानिकता नहीं, न्यायोचित। कोई आप उस पर सरकार का कहीं वो मुद्रा जो जारी होती है तो जिसकी बर्फ उसी की रहती है, सरकार का लेना ना देना उसमें कुछ, सरकार की मिल्कियत उस मुद्रा पर जारी होने के बाद सिद्ध ही नहीं होती, और उस पर वो ब्याज ले रहे हैं जिसके वो मालिक नहीं है। तो where there is no ownership, nobody can ask for interest, any type of interest। आप कोई हित अपना उसमें कैसे सिद्ध करेंगे जब आप मालिक ही नहीं? पूरी तरह से ये इलीगल है, अवैध है और दुष्कर्म भी है, क्योंकि दूसरों को, इसमें जो निचला तबका है वही सब इसका शोषण का शिकार होता है, और कभी इस रहस्य को वो समझ नहीं पाता। हम अकेले हैं इस पृथ्वी पर जो ये बात बता रहे हैं, ये कोई बताता भी नहीं। क्यों? जो जान सकता है, जो पढ़ा लिखा है, वो शोषक वर्ग में शामिल है। प्रेमचंद ने लिखा था एक कहीं किसी, आजकल पोस्टर उनका चलता रहता है सोशल मीडिया में, उन्होंने लिखा कि शिक्षितों द्वारा शिक्षितों के शोषण की संस्था ही सरकार है। शिक्षित आदमी जो इसे जान जाता है वो साइलेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर ही उसकी सारी अय्यासी है, इसी की वजह से उसके पास पैसा आता है ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए इस पर साइलेंट रहता है। तो ये 95% आदमियों का खून चूसा जाता है, और 5% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़ी मस्ती से इस पैसे को अपनी लूट मार की सामर्थ्य के अनुपात में उसको बटोर के रख लेते हैं। वहां से वो रक्त पाइपों से खिंचता है, और उधर जब इनके तालाबों में गिरता है तो वहां से अपना जितनी जिसकी बड़ी बाल्टी है बदमाशी की, उतना ज्यादा वो खींच के अपने घर ले जाता है। ये बहुत क्लियर कट प्रिंसिपल है, बहुत ही विचित्र टाइप का ये षड्यंत्र है, जिसे आम जनता जो अनपढ़ गंवार है वो बेचारे कभी नहीं समझ पाएंगे। उनको कोई बाहर से ही योग्य व्यक्ति कोई बचाए तो बचा सकता है, अन्यथा ये सारे के सारे गुलाम बनाने के आदी हैं, और आम जनता से इसीलिए लगातार झूठ बोलते हैं। ये शिक्षा और रोजगार इसीलिए तुमको नहीं देते, और इनको रोजगार देना भी नहीं है। दूसरी बात, ये सारा बिना रेपो रेट के ही इतना टैक्स जाता है, लाखों करोड़, उससे ही संतुष्ट हो ले तब भी नहीं। इनको ऐसा नहीं कि केवल गरीबी बनाना है, बल्कि गुलाम भी बनाना है, इनके संसाधन भी खींच लेना है। केवल इनकी आय नहीं खींचना है उनको, बल्कि इनकी आय के साथ साथ इनके संसाधनों को भी वो खींच रहे हैं। तो ये बहुत समझने योग्य बात है। इस चतुराई के लिए ही इतनी मारामारी है, कोई जात के आधार पर पार्टी बनाए बैठा है। काम एक ही करना है, शिक्षा और रोजगार का अपहरण, ब्रह्मचर्य आश्रम और गारहस्थ आश्रम का अपहरण। इसीलिए कोई चाहे जितनी हिंदू धर्म के नाम पर पार्टी चिल्ला रही हो, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि अच्छा तो ठीक है, वर्णाश्रम धर्म ही तो अपना हिंदू धर्म, अपना सनातन धर्म था ही, तो तुम किस हिंदू धर्म की बात करते हो जिसमें 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम है, विद्यार्थी जीवन, विद्यारंभ संस्कार करना, 25 साल सबको पढ़ाना? तो क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? अगर तुम धार्मिक हो तो पढ़ाओ ना। क्यों प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 साल तक की शिक्षा के लिए कंप्लीट विद्यालय क्यों नहीं खोला गया आज तक? क्यों मोटी मोटी दीवारों के यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं केवल उनको अपने लिए? उसमें इतनी मोटी दीवार की जरूरत कहां है? वो तो एक कमरे में आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, 25-50 बच्चे। मोटी मोटी दीवारें किसको दिखा रही हैं? कौन सा ही तांडव नर्तन, कौन सा ही किलाकरण किया जा रहा है? इसको सोच के देखो। यूनिवर्सिटी में कहीं मोटी दीवार और ऊंचे खंभे और ऊंची छतों की जरूरत है क्या पढ़ने के लिए? अरे कोई भी विद्यार्थी किसी भी उम्र का हो, 25 साल तक पढ़ने के लिए उसको कहीं भी सिंपल सा छत अगर टीना का भी डाल दो तो भी पढ़ लेगा। 4 इंची मोटी दीवार चारों तरफ बना के 4 पंखे टांग दो, बच्चे बैठेंगे 50। हर ग्राम पंचायत में 25 साल तक की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जा सकता था, बट दे डोंट। वो बनाएंगे यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, मोटा विद्यालय। क्यों ऐसा बन रहा है? और आप देख लो 2500 साल पहले हुई
वो अपने 5% के लिए हाई फाई राजमहल टाइप विद्यालय बनाते हैं। सोचो आखिर क्यों? इसे तो पेड़ के नीचे जमीन पर भी बैठा के बच्चों को अगर पढ़ाने की व्यवस्था दे देते, कोई पढ़ाने वाला होता तो 25 साल पढ़ा देता। पढ़ाना ही नहीं, वो जो महल बनाते हैं वो तो अय्यासी के अड्डे। वहां जाओ यूनिवर्सिटी में, हम लोग भी पढ़े सब यूनिवर्सिटी लेवल तक हैं, वो सिर्फ अय्यासी के अड्डे हैं। पढ़ता कौन है? सिर्फ वहां जहां देखो वहां पर वो राजनीति कर रहे हैं। कोई इधर चुनाव लड़ रहा है, कोई उधर चुनाव लड़ रहा है, किताब दबाए आया गया, नहीं आया नहीं आया। कोई पढ़ता कहाँ है और कोई पढ़ाता कहाँ है? क्लास कौन सी लगती है ज्यादा? कुछ नहीं, सब मनोरंजन है, पाखंड है शिक्षा। सिर्फ सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं ताकि उस पर आधारित वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। तो ये बहुत सोचा समझा तिकड़म है, एक षड्यंत्र है। अब इसमें एक पार्टी जो सत्ता में चली जाती है वो दूसरे को आने नहीं देना चाहती, इसी के लिए वो डिवाइड एंड रूल खेलती है। तो इन सभी पार्टियों को डिवाइड करना, अब भाजपा को जिंदा रहने के लिए इनको डिवाइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सन 80 में पहुंच जाएंगे, ये पक्का समझ लीजिए। नहीं लड़के देख ले 24 का चुनाव बिना डिवाइड की, एकजुट होने पे वो सारी सीटें निकल ही जाएंगी, इसमें शंका कहाँ है। भाजपा के जितने प्रतिशत है 30% से ज्यादा इनकी कोई वोटिंग नहीं, तो 70% तो वोटिंग उन लोगों के पास है, तो ये जीतेंगे किस मुंह से? अब वो सारे इकट्ठे हैं तो 70% आपस में समझौता करके वो एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे और वो 100% जीतेगा। 30% के अगेंस्ट क्यों नहीं जीतेगा? और जब उसको जीत ही जाना है तो ये भाजपा के हाथ में वही कटोरा जो सन 80 में था, अब पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद ये भी पक्का समझ लें कि कांग्रेस तो घोषित कर ही रही है कि इसका इस्लामीकरण करना है। वक्फ बोर्ड को सारे अधिकार दे दिए गए हैं। उसी तरह का वक्फ बोर्ड वाला अधिकार आप चलो कोई इनके हिंदू धर्म वालों को भी दे के दिखाओ, किसी संस्था को ऐसे कि वो भी चाहे जिस जमीन को कह दे कि उसकी है तो कोई मुकदमा ना कर सकेगा, कोई पुलिस में रिपोर्ट ना कर सकेगा। वक्फ बोर्ड को सारे पावर हैं, पूरे गांव के गांव कह रही हमारा है और भागो यहां से, तो निकलना पड़ रहा है। अब आप सोच लीजिए, वक्फ बोर्ड तो कोर्ट में भी चली जाए और कहे कोर्ट का प्रीमाइसेस उसका है, तो कोर्ट भी कहीं पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकता, ना अपने यहाँ मुकदमा चला सकता, बिकॉज दे हैव द राइट। उन्होंने संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर रखा है, कांग्रेसियों ने बना के दे दिया हमको। अब दूसरे भी चलो, एक बौद्धों का बना दो, हिंदुओं का भी बना दो, चलो ऐसे ही कर दो, तो इस देश में उन बोर्डों का ही सब कुछ हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी और आम जनता हो जाएगी भिखारी। अब आप समझ लीजिए, अगर ये पंच संपदाओं का पांचजन्य के बीच वितरण नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि आप कहां खड़े हैं और कितनी खतरनाक बात है। जब तक आप लोग इन बातों से वाकिफ नहीं हो जाते, ठीक से इसको अंजाम नहीं देते, तब तक आप समझ लीजिए कि ये नौटंकी चलती रहेगी। और पार्टियों के आपसी संघर्ष, अब ध्यान रखो, जो भाजपा है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है, और जो ये दोनों पार्टियां हैं वही कम्युनिस्ट हैं, और जो ये सारी पार्टियां हैं वही आम आदमी पार्टी है, वही बसपा है, वही दूसरी सपा और भी जो पार्टी है सबका हो जाएगा। तो सत्ता में कोई भी आएगा ना, को शिक्षा देगा ना रोजगार। एक ही तरीका है कि आप सामाजिक व्यवस्था अपनी ठीक कर लो, जिसमें शिक्षा और रोजगार की अपनी खुद की व्यवस्था कर लो, और उनको कह दो कि तुम हमसे जो टैक्स लेते हो तुम उसको चाहे पी जाओ, खा जाओ, काला बनाओ, पीला बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हम उतना गुंडा टैक्स दे देंगे। किसान भी कुत्ते को रोटी फेंकता है, हिसाब नहीं पूछता है कि तुम हमारे लिए भौंके या नहीं भौंके। तो तुम भी टैक्स फेंक दो और शांति से बैठो और अपनी शिक्षा रोजगार का प्रबंधन कर लो। अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत से हम अपील करते हैं कि वहां के लोग आपस में एकजुट होकर एक हर जगह एक समिति बनाएं, प्राइवेट समिति बना लें, सामाजिक समिति बना लें, और समिति के द्वारा दो चीजें चलाएं, एक शिक्षा केंद्र सामाजिक विद्यालय और एक रोजगार केंद्र सामाजिक उद्यम। दोनों के माध्यम से अपनी शिक्षा रोजगार का प्रबंध कर लें
और सरकार पर डिपेंडेंसी खत्म करें, अन्यथा ये अनादिकाल से तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, ये करते रहेंगे। राज्य को स्वतंत्र कर दो। राज्य में देखो कोई अच्छा आदमी आ भी जाएगा, मान लो एक राम बैठ भी गया कभी, तो भी कोई न कोई गुंडा आके राम के परिवार की हत्या कर जाएगा, और डकैत परिवार आके उसकी हत्या करके रानियां जौहर कर जाएंगी, राजकुमारों का कत्ल हो जाएगा, और वो अच्छा आदमी विदा हो जाएगा और वहां बैठ जाएगा कोई डकैत। तो कभी न कभी कोई मुगल आएगा, कोई खिलजी आएगा और तुम्हारे राजा को मार डालता है, वो बढ़ जाता है। ऐसा कितना हुआ है, सब जगह हुआ है। तो राज्य के भरोसे बैठोगे तो डकैत के भरोसे बैठना पड़ेगा, और डकैत के भरोसे बैठोगे समाज। इसीलिए ऋषियों ने सामाजिक व्यवस्था दी, वर्णाश्रम धर्म, और कहा अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो और अपनी शिक्षा का प्रबंध खुद करो, अपने रोजगार का प्रबंध खुद करो। और बस दो ही तुम्हारी समस्याएं हैं, शिक्षा और रोजगार। इनके द्वारा न तुम्हारे क्षेत्र में कोई अविद्वान होगा, विद्याहीन होगा, अशिक्षित होगा, न कोई अनपढ़ होगा, न गुणहीन होगा, न ज्ञानहीन होगा, सब विद्यावान होंगे। और फिर उसके बाद कोई धनहीन भी नहीं होगा, कोई बेरोजगार भी नहीं होगा। अपना सामाजिक उद्यम खुद लगा लो, उसमें सब प्रकार के काम क्रिएट कर लो, सभी धीरे धीरे मशीनें आपसी मेल जोल से लगा लो, अपना वर्णक्रम तैयार कर लो समाज का, उसके अनुसार उसमें पोस्टिंग कर लो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और वहां अगर उनके साथ लड़ते रहे और कह रहे हैं कि डीवीएस से, अरे कुछ भी करके तुम बैठाओगे तो उन्हीं को, जब बदमाश ही बैठना है वहां। और आप कोई भी सरकार, हमारी बात सुन भी रहे हैं, तो क्या कोई सरकार आप समझते हैं कि अभी सुनते हो कोई आत्मा लोग एकदम शिक्षा रोजगार का आपको घोषित कर देंगे? और ये तो फ्री में ही हो जाता है कि रेपो रेट हटाते ही सबको रोजगार मिल जाएगा। तो लोग कहते हैं इतने रोजगार कहाँ से लाएंगे? नहीं, तुम्हें करना ही नहीं है कुछ, तुम तो रेपो रेट पर हटा लो। शोषण रोकते आदमी के ऑक्सीजन पाइप पर तुमने पैर रखा हुआ है, तो बस पैर हटा लो, सब तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। तुमको देना नहीं है किसी को कुछ, बस पैर हटाना है। इसलिए कोई एहसान न करो। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी सोशल मीडिया पे बोले, आप देखिए कहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा सब। इसीलिए सामाजिक तल पर ऋषियों ने इस व्यवस्था को अंजाम दिया था, तभी सतयुग आया था। आज फिर से शिक्षा रोजगार की व्यवस्था सामाजिक रूप से करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे ये होगा ये समस्या खत्म हो जाएगी। शायद स्पष्ट हुई वो बात। धन्यवाद। तो सारांश यह है कि जितनी भी राजनीतिक खींचतान है वो इस बात को लेकर है कि शिक्षा रोजगार रूपी जनाधिकार जनता को न देने पड़े। व्यवस्था कोई भी हो सकती है, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि उसका मंतव्य न्याय के पक्ष में है अथवा नहीं। तो राजनीतिक पार्टियों को, राजनीति को ऐसी खींचतान न करके शिक्षा और रोजगार देने या न्याय के पक्ष में अपनी बात करने और कहने का इंतजाम करना चाहिए, और समाज को चाहिए कि वो राजनीति से हटकर सामाजिक तल पर ही इन व्यवस्थाओं को कर ले। इसी बात के साथ में मैं संदेश अपने सभी मित्रों की ओर से आपसे विदा लेता हूँ, आपसे इस निवेदन के साथ कि इस एफबी लाइव कार्यक्रम को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि न्याय की समझ लोगों तक जा सके। कोई प्रश्न अगर आपके मन में आया करे, कोई जिज्ञासा उठा करे, तो इसके कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। हमारी टीम उसको विश्लेषण करेगी और प्रश्न अच्छा होने पर उसे गुरु जी के सामने हम लोग पुट करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।